नमस्कार, राजधानी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। राजधानी लाइव में सबसे पहले बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली की, जहां पर दक्षिणी दिल्ली महापौर मुकेश सूर्यान ने नवरात्रि के दौरान दिल्ली में मीट की शॉप पर प्रतिबंध लगाने की मांग के बाद उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखा है। साथ ही ट्वीट भी किया है कि शराब की दुकानों को बंद करने की मांग भी उठाई है। अरविंद केजरीवाल को भेजे गए पत्र में महापौर मुकेश सूर्यान ने लिखा है कि नवरात्रि के दौरान लोग केवल शुद्ध शाकाहारी भोजन लेते हैं, 9 दिन का उपवास भी रखते हैं। साथ ही मांसाहारी भोजन, शराब और कुछ मसालों के सेवन से भी दूर रहते हैं। पूजा करने के लिए मंदिर जाने का रास्ते में ऐसी शराब की दुकानें आने से उनकी धार्मिक आस्था और भावनाएं प्रभावित होती हैं। शराब की दुकानों में शराब की बोतलों का प्रदर्शन और दुकानों के बाहर शराब पीने वाले लोग ऐसे राहगीरों के लिए मैं उत्पन्न करने वाले नज़ारा होता है। तो वहीं उन्होंने आगे लिखा कि दिल्ली सरकार ने नवरात्रि अवधि के दौरान शराब की बिक्री पर अंकुश लगाने की बजाय शराब की बिक्री पर छूट देकर इसके उपयोग को बढ़ावा दिया है, जबकि नवरात्रि पर्व के दौरान शराब की दुकानें बंद होनी चाहिए और शराब के अश्लील प्रदर्शन को भी प्रतिबंधित होना चाहिए। आम जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए बड़े पैमाने पर जनता के हित में आपसे अनुरोध है कि संबंधित अधिकारियों को 9 दिन यानी कि 2 अप्रैल 2022 से 11 अप्रैल 2022 तक चलने वाले नवरात्रि उत्सव की अवधि के दौरान शराब की दुकानों को बंद करने और इन दुकानों के बाहर शराब पीने से रोकने के लिए उचित आवश्यक कार्रवाई करने के लिए उचित आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए जाने चाहिए। और इसी खबर पर तमाम अपडेट्स और जानकारी के साथ हमारे साथ दिल्ली से राजीव तिवारी जुड़ चुके हैं। राजीव, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? जिस तरीके से ये पत्र लिखा गया है, इसमें साफ तौर पर दर्शाया गया है कि दिल्ली में नवरात्रि के दौरान मांस की दुकानें और साथ में शराब की दुकानों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से दक्षिणी दिल्ली के जो महापौर हैं मुकेश सूर्यान, उन्होंने जिस तरीके से दिल्ली सरकार को और अरविंद केजरीवाल को जिस तरीके से पत्र लिखा है, उसके अंदर कहा गया है कि जिस तरीके से शराब का बढ़ावा हो रहा है और कहीं ना कहीं नवरात्रों के टाइम पर कहीं ना कहीं शराब की दुकानों को बंद करना चाहिए था, क्योंकि लोगों की आस्था जो है वो कहीं ना कहीं मंदिरों से जुड़ी होती है। लोग बाग मंदिर जाते हैं, रास्ते में जिस तरीके से शराब की दुकानें खुली मिलती है और जो जिस तरीके से लगातार लोग जो है शराब की छूट का जो फायदा उठा रहे हैं और लगातार जिस तरीके से नवरात्रों के अंदर ही जिस तरीके से छूट दी गई है शराब के ऊपर, वो छूट नहीं देनी चाहिए थी, बल्कि मैं शराब की दुकानों को नवरात्रि के टाइम पर यानी कि 2 अप्रैल से जिस तरीके से नवरात्रि की शुरुआत हुई और 11 अप्रैल तक चलेंगे, तो कहीं ना कहीं उस टाइम पे यानी 9 दिनों के लिए शराब की दुकानों को बंद कर देना चाहिए, ताकि जो लोगों की आस्था है या फिर कहें जो मंदिर जाते हैं या फिर रास्ते में जिस तरीके से शराब की बोतलें मिलती हैं पड़ी हुई, या फिर कहें रास्ते में जो लोग शराब पीने के लिए कहीं ना कहीं कई बार लोगों को कमेंट कसते हैं या फिर कहें महिलाओं को कमेंट कसते हैं, क्योंकि महिलाएं भी मंदिर जाती हैं सुबह के टाइम पर भी और सारे दिन यही प्रक्रिया अपनाई जाती है और लगातार मंदिरों के अंदर जाने आना लगा रहता है। तो कहीं ना कहीं इससे कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर आती है। मगर जिस तरीके से सूर्यांश के द्वारा पत्र लिखा गया और ये भी कहा गया कि दिल्ली सरकार जो है इसके लिए कदम उठाए और नवरात्र यानी कि 9 दिनों तक शराब की तमाम जो दुकानें हैं, चाहे वो मंदिरों के पास है या फिर कहीं और है, उन सभी दुकानों को बंद कर देना चाहिए, ताकि जो नवरात्र के टाइम पर जिस तरीके से शराब का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, यहाँ तक कि मीट का भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है, मसालों का भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बिल्कुल। वो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार भी इसके अंदर अपनी आस्था के साथ साथ जुड़ी हुई जो कदम है वो उठाए और कहीं ना कहीं इन दुकानों को बंद कर दिया जाए, यानी शराब की दुकानों को बंद कर दिया जाए। और इसी को लेकर दिल्ली कह सकते हैं महापौर की तरफ से एक और आदेश जारी दिया गया है, जो अधिकारियों को दिया गया है कि जितनी भी शराब कह सकते हैं मांस की दुकानें हैं, उनको भी कहीं ना कहीं प्रतिबंध किया जाए। अधिकारियों को ऑर्डर दे दिए गए, यानी कि निगम के अधिकारियों को ऑर्डर दे दिए गए, यानी कि शराब के साथ साथ मांस की जो दुकानें होंगी वो भी बंद की जाए। मगर दिल्ली सरकार की तरफ से अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया शराब की दुकानों को लेकर। जी, लेकिन राजीव, ऐसे में जिस तरीके से मांग की गई है उनके द्वारा कि शराब की दुकानों को बंद कर दिया जाए, लेकिन दिल्ली सरकार तो शराब में लगातार छूट दे रही है और ऐसे में शराब को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को ये सोचना चाहिए कि लोगों की आस्था के साथ जिस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं आगे आने वाले नगर निगम के चुनाव में दिल्ली सरकार को भारी नुकसान हो सकता है।
देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से 2022 के जब निगम के चुनाव होंगे तो उस समय कहीं न कहीं दिक्कतें ज़रूर आएँगी और इन्हीं मुद्दों को लेकर बार-बार भाजपा जो है आम आदमी पार्टी सरकार को यानी दिल्ली सरकार को घेरने की कोशिश करती है और बार-बार ये कहा जाता है कि शराब की जो आबकारी नीति है वो दिल्ली सरकार लोग दिल्ली की जनता को नशे का शिकार बनाना चाहती है और जिस समय कहीं न कहीं नवरात्रे चल रहे हैं और नवरात्र के टाइम हुँ। पर ही दिल्ली सरकार के द्वारा कहीं न कहीं शराब पर छूट दी जाती है। आबकारी विभाग के द्वारा कहीं न कहीं ये कहा जाता है कि हम 25% तक या फिर कहें 1 बोतल के ऊपर 1 बोतल फ्री जो है वो छूट दी जा रही है और लगातार कहीं न कहीं नवरात्रों के टाइम पर ये छूट नहीं होनी चाहिए थी, बल्कि हमें लोगों की आस्था के बिल्कुल राजीव, साथ-साथ कहीं न बिल्कुल। जिस कहीं तरीके से सरकारों को भी आस्था के काम साथ करना चाहिए। खिलवाड़ मगर नहीं यहाँ पर करना जिस चाहिए तरीके से क्योंकि हर किसी की आस्था दिल्ली होती है और हर किसी का विश्वास होता है भगवान में, और ऐसे में दिल्ली सरकार ने यहाँ पर छूट दे दी कि, और साथ ही मांस की दुकानें जो थी, मीट की दुकानें थी, उन पर भी छूट दे दी और साथ ही शराब की दुकानों पर भी छूट दे दी। तो फिलहाल राजीव, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल राजधानी लाइव में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। तो राजधानी लाइव में ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर, जहां पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज समूह डिप्टी कमिश्नरों को राज्य में खास करके गांव में जाकर निरंतर सार्वजनिक बैठकें करने के निर्देश देते हुए कहा कि इससे लोगों की तसल्ली के मुताबिक उनकी समस्याओं को मौके पर ही सुलझाना यकीनी बनाया जा सकेगा। पंजाब भवन में डिप्टी कमिश्नरों के साथ मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए भगवंत मान ने उनको विशेष तौर पर गाँव में जाकर, कस्बे में जाकर अधिकारियों की टीम के साथ विशेष कैंप लगाने के लिए कहा, जिससे आम लोगों में बकाए मसले और पेश समस्याओं को मौके पर ही हल किया जा सके। डिप्टी कमिश्नरों को जिला प्रशासन की आंखें और कान बताते हुए भगवंत मान ने कहा कि आप सरकार का असली चेहरा हो, क्योंकि हमारी अपेक्षा आपका आम लोगों के साथ सीधा मेल जोल रहता है, क्योंकि लोग आपके ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं और इन्हें विश्वास करते हैं। उन्होंने डिप्टी कमिश्नरों को सांझ केंद्रों की अचानक जांच करने के लिए कहा, क्योंकि इन केंद्रों को प्रमुख तौर पर लोगों की सुविधा के लिए बनाया गया था और उनको नागरिक केंद्रित सेवाएं सुचारू ढंग से मुहैया करवाने के लिए कहा गया था। गेहूं की खरीदी के बारे में संक्षिप्त जानकारी देते हुए सचिव खाद्य और सिविल सप्लाई गुरकीरत कृपाल सिंह ने बताया कि कृषि विभाग के अनुसार 135 लाख मीट्रिक टन गेहूं के लिए पहले से ही पुख्ता प्रबंध किए जा चुके हैं। गेहूं की खरीद की तैयारियों पर तसल्ली जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को कहा कि वह डिप्टी कमिश्नरों को विस्तृत निर्देश जारी करें कि वह अलग अलग खरीद एजेंसियों को जिला मैनेजरों, खाद्य और सिविल सप्लाई के अधिकारियों और किसानों के स्थानीय नुमाइंदों के साथ साथ सलाह मशवरा करके अपने अपने जिलों में खरीद की प्रगति पर नजर रखने के लिए नियमित तौर पर मंडियों का दौरा करें। तो पंजाब के सीएम भगवंत मान ने जब से कुर्सी संभाली है तब से लगातार एक्शन मोड में हैं और तमाम अधिकारियों के साथ साथ विधायकों को भी निर्देश देते हुए नजर आ रहे हैं कि आप चंडीगढ़ में ना रहकर आप जमीनी स्तर पर जाएं और लोगों की समस्याओं को सुनें। तो फिलहाल तमाम अपडेट्स और जानकारी के साथ अमित कुमार हमारे संवाददाता चंडीगढ़ से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अमित, जिस तरीके से बात की जाए और समझने की कोशिश की जाए, जब से भगवंत मान ने कुर्सी संभाली है तब से लगातार वो एक्शन मोड में है और एक बार फिर से अहम फैसला लिया गया है। बिल्कुल, देखिए अगर बात करें कि आम आदमी पार्टी की सरकार की हम बात कर रहे हैं या फिर खुद मुख्यमंत्री भगवंत मान की बात करते हैं, लगातार पहले दिन से ही एक्शन मूड में नजर आए हैं। उन्होंने अपनी तरफ से जब सरकार बननी थी उससे पहले कुछ वादे किए थे। उन्होंने प्रॉमिस किया था कि लोगों को जब सरकार बनती है तो किसी तरह की दिक्कत परेशानी नहीं आने देंगे। और उसी कड़ी में अगर हम देख रहे हैं कि हर बार, हर रोज जब भी कोई मीटिंग होती है, लोग जनता पक्षी फैसला लिया जाता है कि जो फैसला लोगों के हित में हो। इसी में ही कल एक मीटिंग बुलाई गई। मीटिंग में अगर हम कहें कि पंजाब के सभी डीसी मौजूद थे, साथ ही साथ फूड एंड सप्लाई मंत्री भी उनके साथ, कैबिनेट मंत्री उनके साथ मौजूद थे। तो आप देख सकते हैं कि कोशिश की जा रही थी कि हर एक चीज, क्योंकि अभी इंपॉर्टेंट टाइम है कि फसल की लिफ्टिंग होनी है या हम कहें चरक की लिफ्टिंग चलती है। तो ऐसे में कल पहली मीटिंग में ये डिसाइड होना था कि क्या सब कुछ सही चल रहा है, क्या
सारी तैयारी है, क्या बारदाना में सफिशिएंट अमाउंट में है, क्या किसानों की तरफ से तो नहीं हो रही। तो इन सब चीजों को लेके बकायदा हर एक पहलू चेक किया गया था। उसके बाद अगर उनके बाकायदा कैबिनेट मंत्री लाल सिंह कटारिया ने हमसे बात की थी बाद में, उन्होंने भी हमें ये चीज बताई कि तैयारियां सारी हैं, उसी का लेके निरीक्षण भी एक बार हम कहेंगे पूछताछ की गई कि डीसी से पूछा गया था कि क्या कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं आ रही है आपको अपने एरिया में, तो उसके बारे में बताएं। उसके बाद बकायदा डीसी से बात की गई कि आज कोई भी आपको दिक्कत आ रही है उसके बारे में बताइए कि आपने किसी भी पॉलिटिकल प्रेशर में नहीं काम करना है। ये चीज उनकी तरफ क्लियर कर दी गई कि आप किसी भी पॉलिटिशियन के अंडर नहीं है, आपने सिर्फ अपनी ड्यूटी निभानी है। उसकी स्पेसिफाई किए कि आपने लोगों के बीच में जाना है, लोगों के बीच में जाके बकायदा मीटिंग्स करनी है और उनकी दिक्कत परेशानी सॉल्व करनी है। कहीं ना कहीं पीपल फ्रेंडली आम आदमी पार्टी फ्रंट बना के सामने आ रहा है और कोशिश की जा रही है कि लोगों ने जितना सपोर्ट दिया है उतना ही वो लोगों के बीच में रहे ताकि वो सपोर्ट बरकरार रहे, और ये बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव जा रही है जी। लेकिन अमित, जिस तरीके से धान खरीदी केंद्र को लेकर भी पंजाब सरकार लगातार अलर्ट है कि किसानों को लेकर कोई भी परेशानी ना हो, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए प्रोक्योरमेंट को लेके किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो इसके लिए बकायदा मोहाली में एक कमांड सेंटर तैयार कर दिया गया है जी। मोहाली में बकायदा कमांड सेंटर तैयार किया गया है जिसमें प्रोक्योरमेंट के हर एक पहलू को लेकर निगरानी रखी जाती है कि क्या सफिशिएंट में खरीद हो चुकी है, क्या कोई वेट लिस्ट लंबी है, क्या किसानों के वहाँ पे सफिशिएंट जगह है अपनी फसल रखने के लिए, क्या उनके पास पीने का पानी है, क्या उनके पास पर्याप्त मात्रा में लेबर मौजूद है, या उसके फाइनल की क्या पर्याप्त मात्रा में बारदाना मौजूद है कि फसल को एक बार सुखा लिया जाता है तो उसमें स्टोर करके उसको कैलकुलेट किया जाता है। तो इन सब चीजों को, इन सब पहलुओं की जांच करने के लिए बकायदा एक हेड ऑफिस या फिर उनके हेड कमांड सेंटर मोहाली में तैयार कर दिया गया जो पूरे पंजाब में इस चीज के ऊपर नजर रखेगा, किसी भी तरीके से किसानों को किसी भी दिक्कत परेशानी का सामना ना करना पड़े और जो फसल की प्रोक्योरमेंट है वो समय रहते हो जाए और साथ साथ 24 घंटे के अंदर उन सबकी फसल की पेमेंट भी उनके खाते में आ जाए। लेकिन अमित, कितना क्या कुछ लक्ष्य रखा गया है इस बार पंजाब सरकार के द्वारा किसानों के गेहूं खरीदी को लेकर? सीसीएल लिमिट की केंद्र सरकार की तरफ से बकायदा अलॉट की जाती है, तो इस बार 23 लाख टन की हमें जैसे जानकारी है कि ये लिमिट अभी एक स्टार्टिंग लिमिट है। इसको अगर हमारे पास फसल ज्यादा होती है तो इसको और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है, पर अभी बेसिक 23 लाख लिमिट के 23 लाख टन की लिमिट की एक आइडियोलॉजी का सीसीएल लिमिट इशू की गई है पंजाब सरकार को। अगर इससे ज्यादा बढ़ के विद इन डेट से ज्यादा फसल आती है तो केंद्र सरकार की तरफ से मैंने और ज्यादा इशू किया जाएगा। तो ऐसा कोई नहीं है, पर अभी के लिए जैसे जानकारी तो 30 लाख टन की अब तक हमारे पास आ चुकी है। बिल्कुल अमित, आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन जिस तरीके से पंजाब के सीएम ने जब से कुर्सी संभाली तब से लगातार वो एक्शन मोड में है, इसी खबर पर चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और सीधे लिए चलते हैं आपको चंडीगढ़, जहां से हमारे संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अमित, पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कुर्सी संभालते ही लगातार ताबड़तोड़ एक्शन करने शुरू कर दिए हैं। ऐसे में अब ये बैठक की गई है कि किसानों को आखिर कोई भी परेशानियों का सामना करना ना पड़े गेहूं बिक्री को लेकर, तो ऐसे में क्या कुछ अपडेट है तमाम? देखिए जैसे कि आपको पहले बता चुका हूँ कि एक कमांड सेंटर तैयार किया गया तो उसके बाद बकायदा डिप्टी कमिश्नर्स को उनके एरिया स्पेसिफिक इशू कि आपके एरिया में मेन इशू क्या आते हैं, क्या आपके यहाँ किसानों को ट्रांसपोर्टेशन के मेन इश्यूज आते हैं या फिर वहाँ पे लेबर इश्यूज आते हैं, कपड़ा करने के इश्यूज आते हैं। तो ये स्पेसिफिकली डीसी से पूछा गया था कि आपके एरिया में क्या इश्यूज है, तो उनको टैकल उन एरिया लेवल्स पे किया जाएगा। जी हाँ, कि आमतौर पे हम लोग ये देखने को मिलता था कि कंबाइंड रिपोर्ट मांग ली जाती थी कि ऑल ओवर पंजाब में किस चीज की इश्यू आ रही है, तो उस चीज को टैकल किया जाता था। पर इस बार उस टैकलिंग को ग्राउंड लेवल पे ले जाया गया और बकायदा अमित, किसानों के आगे एक बहुत बड़ी समस्या रहती है बिचौलियों की, क्योंकि बिचौलिए बीच में ही खा जाते हैं, किसानों को पूरी मेहनत का फल नहीं मिल पाता है। ऐसे में इससे निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कुछ तैयारी की गई है? बिचौलियों के इस बार हम सीधे तौर पे कहें कि बिचौलियों के लिए राह बहुत मुश्किल है। ये सीधे तौर पे हम कहें कि अब डायरेक्ट पेमेंट की अदायगी है। कई बार ये होता था कि बिचौलिए ये बोल देते कि आपकी फसल से सरकार से ये रेट मिल रहा है और उसमें अपनी कमीशन खा जाते थे। पर इस बार क्योंकि डायरेक्ट पेमेंट सीधा ही किसानों के खाते में हो रही है,
तो इस बार बिचौलियों का हाथ बहुत ज्यादा लिमिट कर दिया गया है, ये ना के बराबर है। हाँ, ये हम जरूर कह सकते हैं कि जो आड़तियों के थ्रू करते हैं वो आड़ती की साइकिल अभी भी चल रही है, पर वो खुद किसानों की मदद से चल रही है, क्योंकि जैसा कि आप देखा कि काफी लंबा संघर्ष किसानों ने किया था, तो उन्होंने प्रथा को कंटिन्यू रखने को कहा। तो अब ये चीज देखनी होगी कि इस चीज को लेकर क्या पॉइंट व्यू या फिर कि क्या चेक्स एंड बैलेंसेस सरकार की तरफ से लाए जाते हैं, क्योंकि सरकार अपनी तरफ से कोशिश तो कर रही है कि किसी तरह के बिचौलियां बीच में ना आए और किसानों को की फसल का पूरा मुआवजा मिले, और वो मिल भी रहा है क्योंकि अब डायरेक्ट पेमेंट हो रही है, बिल्कुल। किसानों के खाते में डायरेक्ट सब कुछ आ रहा है। तो ऐसे में किसानों के लिए गुड न्यूज है, आड़तियों के लिए अगर क्या है उन्हें काफी मेंटेन करना है, क्योंकि बकायदा उन्हें फॉर्म्स फिल करने हैं, उनको डिटेल्स देनी है कि उनकी तरफ से क्या किसानों बिल्कुल को अमित, जिस तरीके से पंजाब के सीएम ने ताबड़तोड़ एक्शन करने शुरू कर दिए हैं, सच में काबिले तारीफ है। और जिस तरीके से किसानों को कोई भी परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए तमाम कदम पंजाब सरकार की ओर से उठाए जा रहे हैं। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अमित। तो अब सीधे लिए चलते हैं आपको मुंबई, जहां पर बीजेपी द्वारा लगातार मस्जिदों में लगे लाउड स्पीकरों पर लगातार बैन लगाने को लेकर मांग की जा रही है। तो इसी को लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है और बीजेपी नेता मोहित भारती ने इसको लेकर मोर्चा खोल दिया है। तो मुंबई में नवरात्र के दौरान मस्जिदों में लाउड स्पीकर लगे हैं, इसको लेकर लगातार लाउड स्पीकर को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। बीजेपी नेता मोहित भारती ने मुंबई आयुक्त से नमाज के दरमियान मस्जिदों में लगे लाउड स्पीकर पर को निकलवाने की पहल पर मनसे ने भी बल दिया है। साथ ही बताया कि अगर ये स्पीकर बंद नहीं किया गया तो मनसे अब मस्जिदों के सामने दिन में 5 बार हनुमान चालीसा बजाएगी। जिसके बाद बीजेपी युवा मोर्चा मुंबई महासचिव चांदीवली और मुंबई में अवैध रूप से मस्जिदों के ऊपर लाउडस्पीकर लगे हैं, उसके खिलाफ हम आवेदन देने के लिए आज साकिनाका पुलिस स्टेशन के अंदर आए थे। हमारा कोई भी धर्म के ऊपर हमारा विरोध नहीं है। अनजान जो मस्जिदों से पढ़ी जाती है वो दिन में 10 बार पढ़ी जाए, मगर जो लाउडस्पीकर से बड़ी बड़ी आवाज़ों में पढ़ के जो ध्वनि प्रदूषण फैलाया जाता है, जिससे बच्चे बुजुर्ग सबको तकलीफ होता है, उसके विरोध में हम पुलिस प्रशासन को आवेदन देने के लिए आए थे कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि ये भोंगे उतरने चाहिए और ये ध्वनि प्रदूषण रोकना चाहिए। तो भारतीय जनता युवा मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी की मांग है कि तत्काल रूप से इसके ऊपर कार्रवाई करते हुए ये भोंगे उतारने चाहिए। ये पुलिस प्रशासन का काम है और ये मांग करने के लिए, आवेदन देने के लिए हम आज साकिनाका पुलिस चौकी में आए थे। सर, आने वाले दिनों में बीजेपी का इलेक्शन और महानगर का इलेक्शन भी है, क्या उसको देख के बीजेपी ये सादरी निशान? नहीं, हमारा भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है सबका साथ सबका विकास। हम कोई भी धर्म के खिलाफ नहीं है या कोई भी चुनाव को टारगेट करते हमारा विजन नहीं होता है। हम सबका साथ सबके विकास पे चलने वाले लोग हैं, मगर ये जो धर्म के नाम पे जो ज्यादती हो रही है उसके खिलाफ हमारा ये आवेदन था और हमारी ये मांग है कि इसके ऊपर पुलिस प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए। मराठी सर, तुम्ही आलेले आता इथे साकिनाका पुलिस स्टेशन पण माहिती। तो खबरों की चर्चा लगातार जारी रहेगी। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तो मुंबई में बीजेपी लगातार मांग कर रही कि नवरात्र के दौरान लाउड स्पीकरों को मस्जिदों से हटा दिया जाए और ऐसा नहीं किया गया तो मस्जिदों के सामने बीजेपी लगातार हनुमान चालीसा बजाएगी दिन में 5 बार। तो फिलहाल सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ मुंबई से लाइव जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर, किस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है और क्या कुछ उनकी मांगे हैं? देखिए प्रियव्रत जी,
मुंबई में भाजपा और मन से कहीं न कहीं मस्जिदों में बजने वाले लाउड स्पीकर और मस्जिद के बाहर बजाने वाले हनुमान चालीसा को लेकर लगातार घमासान मचा हुआ है। बीजेपी ने पहले भी मुंबई पुलिस संजय पांडे से मुलाकात कर मस्जिदों में बजने वाले लाउड स्पीकर पर बैन लगाने की मांग की थी और ये कहा था कि अगर मस्जिदों में लाउड स्पीकर बजाया जाएगा तो बीजेपी हनुमान चालीसा करेगी। इसके अलावा गुड़ी पाड़वा के दिन मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने भी शिवाजी मैदान में यह घोषणा की है कि अगर महाविकास अघाड़ी सरकार मस्जिदों में बजने वाले लाउड स्पीकर को बंद नहीं करवाती है तो मनसे कार्यकर्ता मस्जिदों के बाहर ऊंची आवाज में हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की युवा मोर्चा प्रवीण ने साकीनाका इलाके में वहां पुलिस स्टेशन को एक हिदायत दी है और सीधे तौर पर यह मांग की है कि अगर साकीनाका इलाके में लाउड स्पीकर बंद नहीं किया गया तो वह मस्जिदों के बाहर जोर आवाज में हनुमान चालीसा करेंगे। इस बीच में अगर मुंबई पुलिस कार्रवाई करती है तो वह उनका विरोध भी करेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि जिस तरह से मस्जिदों में बजने वाले आजान आम जनता के लिए जो है कहीं कहीं ध्वनि प्रदूषण फैला रहा है, ऐसे में न चाहते हुए भी लोग मजबूरन अजान सुनते हैं। इस बात को जोड़ दिया गया है। हालांकि लगातार अब लाउड स्पीकर और हनुमान चालीसा को लेकर मुंबई महाराष्ट्र में हलचल मची हुई है। लेकिन सत्यप्रकाश, जिस तरीके से बीजेपी दावा करती है सबका साथ सबका विकास की, तो कहीं ना कहीं एक धर्म समुदाय विशेष को लेकर टारगेट कर रही है बीजेपी। बिल्कुल, देखिए ये धर्म को लेकर कहीं न कहीं एक सामुदायिक विवाद माना जाएगा, क्योंकि इस पूरे मामले पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वळसे पाटिल ने कहा है कि जो कोई भी, चाहे वो मनसे को हो चाहे बीजेपी को, अगर कानून हाथ में लेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यानी कि जिस तरह से मुंबई में कई इलाकों में मस्जिदों के बाहर हनुमान चालीसा बजाया गया है, उसको लेकर मुंबई पुलिस की कार्रवाई हुई है। अब ऐसे में बीजेपी ये कह रही है कि हिंदू धर्म को छोड़कर महाविकास अघाड़ी सरकार जो है कहीं न कहीं अब अन्य धर्मों को फॉलो कर रही है और उनको जो है बचाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में मनसे और बीजेपी का एकमत होना कहीं न कहीं महाविकास अघाड़ी सरकार के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। बिल्कुल सत्यप्रकाश, तमाम जानकारी के लिए साथियों हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक लेते खबरों की, जहां पर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा शिमला से नगर निगम शिमला और विधानसभा चुनाव की शंखनाद करेंगे। नड्डा का शिमला में विधानसभा से लेकर पीटरहॉफ तक रोड शो होगा। उनके लिए 4 राज्यों में चुनावी जीत के बाद अभिनंदन कार्यक्रम रखा गया है। रोड शो में कार्यक्रम में पारंपरिक वेशभूषा का प्रदर्शन भी होगा। नड्डा विधानसभा से पीटरहॉफ ओपन जीप में आएंगे। वह जनसभा को भी संबोधित करेंगे। 15,000 से ज़्यादा कार्यकर्ता शिमला में नड्डा का स्वागत करेंगे। वह आरके में एक बूथ की बैठक भी कर लेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने बीजेपी जिला शिमला, महासू सोलन के जिला अध्यक्ष, महामंत्री, जिला प्रभारी, सह प्रभारी 2017 के प्रत्याशियों, नगर निगम वार्डों के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों की बैठक की अध्यक्षता की। तो हिमाचल प्रदेश में होने वाले चुनाव के लिए बीजेपी लगातार बिगुल फूंकती हुई नजर आ रही है और इसी खबर पर तमाम जानकारी और अपडेट्स के साथ ब्यूरो चीफ हिमाचल टीना ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। टीना जी, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? बीजेपी किस तरीके से आखिर बिगुल फूंकती हुई नजर आ रही है? यहाँ पे जैसे कि आप पहले ही जानते हैं कि चुनावी वर्ष में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं, तो भाजपा इस वक्त हर कीमत पे जो अपना मिशन रिपीट है तो उसको हासिल करना चाहती है। दूसरा, जो 6 अप्रैल को जो आपकी जो मंडी से जो रैली होने जा रही है, उस पर भी वो लगाम कसना चाहती है। उस पर भी वो साबित करना चाहती है कि उससे ज्यादा जो भाजपा की तैयारियां है, भाजपा जो बूथ स्तर पर है वो बूथ स्तर तक अपने जो कार्यकर्ता है उनको पहुंचा रही है। बूथ स्तर तक जो ये बैठकें हो रही हैं, और जो भाजपा का जो स्थापना दिवस है वो कल ही है 6 अप्रैल को, और इसी दिन से ये अपने जो भाजपा जो है पदयात्रा अपनी शुरू करने जा रही है, जो हर विधानसभा क्षेत्र में होगी।
और इसी क्रम में मतलब भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो 9 अप्रैल को हिमाचल के दौरे पर आएंगे। 3 दिन का ये दौरा रहेगा। माना जा रहा है कि 4 राज्यों में जो मिशन रिपीट है उसके बाद भाजपा के हिमाचल में भी जो है जोश में है। और दूसरा ये भी है कि जो भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो हिमाचल से संबंध रखते हैं और उन पे कहीं ना कहीं ये दबाव अवश्य रहेगा कि अन्य राज्यों की तरह हिमाचल का भी ये मिथक तोड़ा जाए, हिमाचल में भी भाजपा को मिशन रिपीट सफलता से करवाया जाए। जी लेकिन टीना जी, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने पंजाब में सरकार बना ली, अब वो हिमाचल में भी लगातार सियासी जमीन तलाशने की कोशिश करती नजर आ रही, कहीं ना कहीं बीजेपी को इसका डर जरूर है। जी आपने सही कहा कि आम आदमी पार्टी भी जो है उसने सही एक दिन जो चुना है हिमाचल में अपनी चुनावी हुंकार भरने के लिए, वो 6 अप्रैल को चुना है। इस दिन जो है भाजपा का जो स्थापना दिवस है वो होता है। उसी दिन वो जो हमारे जो मुख्यमंत्री है हिमाचल के, जो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, उनका जो गृह जिला है मंडी, वहीं से वो हुंकार भरने जा रहे हैं। हालांकि भाजपा और कांग्रेस पिछले काफी दिनों से दोनों नेता ये कहते नजर आ रहे हैं कि आम आदमी पार्टी से उन्हें कोई खतरा नहीं है। हालांकि भीतर खाते दोनों पार्टियां डरी हुई है। भाजपा की अगर हम बात करें तो भाजपा ये अच्छी तरह जानती है कि आम आदमी पार्टी की जो यहाँ पे जो मौजूदगी होगी उससे ज्यादा जो है कांग्रेस को नुकसान होगा और उसका वो मतलब पूरे तरह का फायदा वो उठाना चाहेगी अपने मिशन रिपीट के लिए। कांग्रेस भी जो आम आदमी पार्टी है उसको हल्के में नहीं ले रही है। संगठनात्मक जो बदलाव है उस पर उसने जोर देना शुरू कर दिया है। पिछले कल ही पार्टी के जो बड़े नेता है वो दिल्ली में सोनिया गांधी से मिले हैं और हिमाचल में जो संगठनात्मक बदलाव है उस पर उन्होंने जोर दिया है कि अगर समय से ये संगठनात्मक बदलाव नहीं किए गए तो कांग्रेस को जो आने वाले चुनाव है उनमें भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन आने वाले चुनाव में बीजेपी को अगर टक्कर देती हुई कौन सी पार्टी दिख रही है, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी एक नया विकल्प के रूप में उभरी है? जी अभी तक तो जो पारंपरिक जो यहाँ का जो हिमाचल का जो जनता का रुझान रहा है वो कांग्रेस की तरफ ही है। लेकिन अभी जो 6 अप्रैल यानी कि कल जो मंडी के जो शहरी मंच से आम आदमी पार्टी की जो ये रैली होने जा रही है जिसमें केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भाग लेंगे, उसके बाद कल साफ होगा कि कांग्रेस और भाजपा के कितने बड़े नेता आप में शामिल होते हैं और किसको किस हद तक जो है वो नुकसान पहुंचा पाते हैं। हालांकि इसका सीधा जो नुकसान है वो अभी फिलहाल जो है वो कांग्रेस को होता दिख रहा है। अभी जो नगर निगम के चुनाव है अगले महीने होने वाले हैं और उन चुनावों को देखते हुए भाजपा और कांग्रेस दोनों ही लगातार बैठकें भी कर रही हैं, लगातार अपने जमीनी स्तर पर जो कार्यकर्ता है उनको जोड़ने में लगी है। हालांकि इसमें जो भाजपा है उसको काफी हद तक जो ये कहेंगे कि भाजपा को थोड़ा कम नुकसान उठाना पड़ा है। कांग्रेस के जो लोग हैं वो अधिकतर लोग टूटकर आम आदमी पार्टी में गए हैं। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि इससे उन्हें कोई नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा क्योंकि चुनावी जो बेला होती है उसमें कई तरह की पार्टियां आती हैं और जो अपना जो टिकट के जो दावेदार जो नेता होते हैं उनको जो अपनी जो पार्टी में उनको टिकट का नहीं मिल पाता है तो वो दूसरी पार्टी का रुख करते हैं। तो ये देखने वाली बात है कि जनता इन नेताओं को किस तरह से लेती है। बिल्कुल टीना जी, फिलहाल देखने वाली बात होगी। हम चुनावी वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं और आने वाले समय में बहुत जल्दी चुनाव होने हैं। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, साथ ही हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल रुक कर लेते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर बीते दिनों रीवा जिले के मनगवां थाना अंतर्गत मलकपुर तालाब के पास ईदगाह के पास आयोजित कव्वाली में विवादित बयान देने वाले कानपुर के कव्वाल शरीफ परवाज को रीवा पुलिस ने कानपुर से गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। तो वहीं आपको बता दें कि उसे जेल भेज दिया गया है। कव्वाल द्वारा हिंदुस्तान के साथ ही देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ विवादित बयान दिया गया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था, जिसके बाद उन पर मामला दर्ज कर गिरफ्तार की कार्रवाई की गई है। तो वहीं अभी तक मनगवां से बीजेपी विधायक पंचू लाल प्रजापति के ऊपर किसी प्रकार का मामला पंजीबद्ध नहीं किया गया है। बता दें कि बीजेपी विधायक मुख्य अतिथि के तौर पर मंच पर मौजूद थे, जिस पर कांग्रेस नेताओं के द्वारा मामला पंजीबद्ध करने की मांग की गई है। बीते 28 मार्च को मनगवां थाना अंतर्गत मलकपुर तालाब में ईदगाह के और उर्स कमेटी के द्वारा कव्वाली का आयोजन किया गया था, जिसमें कानपुर के शरीफ परवाज को श्रोताओं ने मनोरंजन करने के लिए आमंत्रित किया था। कव्वाल द्वारा मंच से देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को कुछ नहीं समझते हुए हिंदुस्तान को लेकर विवादित बयान दिया गया था। सोशल मीडिया में जमकर वायरल हुआ था। इसके बाद मामले में पुलिस ने कव्वाल शरीफ परवाज सहित उर्स कमेटी के आयोजक के खिलाफ बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। इस मामले में वीडियो वायरल होने के बाद प्रदेश के गृह मंत्री ने इस मामले में जल्द से जल्द गिरफ्तारी के आदेश दिए थे, जिसके बाद रीवा पुलिस हरकत में आई और कव्वाल को गिरफ्तार करने कानपुर के लिए रवाना हुई थी और उसके बाद अपने साथ कव्वाल को गिरफ्तार करके लाई।
कब्बाल हैं परवेज साहब, वो कव्वाली गाते हुए कुछ धार्मिक भावना देश के वरिष्ठ लोगों के विरुद्ध में बोले थे, इनके खिलाफ थाना मनगांव में अपराध पंजीबद्ध किया गया था। इसमें हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय की निर्देशन में विभिन्न स्थानों पे टीम भेजी गई थी, कानपुर, मेरठ, लखनऊ। यहाँ कानपुर में इनको पुलिस द्वारा मेहनत करके गिरफ्तार किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वसीम साहब के नेतृत्व में इनको आज न्यायालय पेश किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा जेल वारंट जारी करने पर जेल दाखिल किया गया। सर, जब उर्स कार्यक्रम में उनके द्वारा बोला गया था उस समय काहे कार्रवाई नहीं की गई थी? नहीं, विभिन्न लोगों ने, धार्मिक संगठनों ने इनके विरुद्ध लिखित शिकायत और थाने में आके FIR कराई है, उसके बाद कार्रवाई की गई है। अब है नरोत्तम मिश्रा जी। नरोत्तम मिश्रा जी ने कव्वाल को लेके भोपाल के अंदर पत्रकार वार्ता की कि कव्वाल को रीवा का पुलिस प्रशासन ढूंढने जा रहा है, कानपुर पकड़ के लेके आएगा। देश हित में, राष्ट्र हित में कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी दल हो, अगर देश हित में, राष्ट्र हित में अगर गलत बोलता है तो उसके ऊपर FIR दर्ज होनी चाहिए, वो व्यक्ति कोई भी हो, किसी भी समाज का हो। तो कव्वाल साहब को लेने पुलिस जा रही है और उस उर्स के आयोजक के ऊपर मुकदमा दर्ज हो रहा है। तो मेरा नरोत्तम मिश्रा जी से यह कहना है, गृह मंत्री हैं, न्याय कीजिए कि आपका विधायक पंचूलाल प्रजापति जी कव्वाल जब बोल रहे थे तो ताली क्यों बजा रहे थे? अगर वो ताली बजा रहे थे तो कव्वाल का उत्साह वर्धन कर रहे थे, उन्हें उकसा रहे थे बोलने के लिए, तो विधायक पंचूलाल प्रजापति के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज। बोलने वाले कव्वाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। यूपी के कानपुर से कव्वाल को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही कांग्रेस अब हमलावर हुई है, क्योंकि जिस तरीके से मंच पर बीजेपी विधायक मौजूद थे, उनके खिलाफ कोई मामला नहीं दर्ज किया गया और अब उसी को लेकर कांग्रेस लगातार हमलावर होती नजर आ रही है कि आखिर उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। कांग्रेस लगातार हमलावर होती हुई नजर आ रही है बीजेपी पर कि आखिर विधायक पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। अब उसी को लेकर तमाम बातें सामने आ रही हैं। कव्वाल पर आरोप है कि यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विवादित बयान दिया था और उसी को लेकर कानपुर से गिरफ्तारी की गई है। तो विवादित बोलने वाले कव्वाल शरीफ परवाज को कानपुर से गिरफ्तार किया गया है। तो कव्वाल परवेज को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन पर आरोप है कि उन्होंने CM योगी आदित्यनाथ और PM मोदी के खिलाफ विवादित बयान दिया था। तो फिलहाल तमाम अपडेट्स और जानकारी के साथ विजय तिवारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर, क्या कुछ तमाम कार्रवाई की गई है पुलिस के द्वारा? जी, बता दें कि कव्वाल शरीफ परवाज के द्वारा मनगांव थाना अंतर्गत मलकपुर तालाब में 28 मार्च को उर्स मेले का आयोजन किया गया था, जिसमें कव्वाल शरीफ परवाज को कानपुर उत्तर प्रदेश से बुलाया गया था। लेकिन कव्वाल के द्वारा वहां पर आकर भारत के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारत के गृह मंत्री के खिलाफ पहले तो अपशब्द बोले गए और यह बोला गया कि वह कुछ भी नहीं है, अगर जिस दिन यह चाह लिया जाए तो यह खत्म हो जाएंगे। इसके बाद कव्वाल शरीफ बोलते बोलते यह बोल गया कि अगर गरीब नवाज चाह ले तो पूरा देश खत्म हो जाएगा, कहीं पता नहीं चलेगा कि हिंदुस्तान कहाँ था और कहाँ है।
जिस कारण से इसका किसी ने वीडियो बना लिया और वीडियो बनाने के बाद इसको सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया और वीडियो सोशल मीडिया पर पड़ते ही तेजी के साथ वायरल होने लगा और इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आने लगी। इस पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के द्वारा बोला गया कि अब राष्ट्रवाद का राज आ चुका है और राष्ट्रवाद के समय ऐसा जो भी बोलेगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाएगी। तो वहीं रीवा जिले में बजरंग दल और अन्य दलों के द्वारा पुतला दहन किया गया शरीफ परवाज का और इसके बाद मनगवा थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई। एफआईआर दर्ज होने के बाद रीवा जिले से 2 टीम कानपुर और मेरठ के लिए रवाना हुई, जहां पर उत्तर प्रदेश पुलिस से सहयोग लेकर कव्वाल शरीफ परवाज को गिरफ्तार करके रीवा लाया गया और रीवा लाकर न्यायालय में पेश किया गया, जहां पर कव्वाल के द्वारा जमानत याचिका लगाई गई, लेकिन कोर्ट के द्वारा जमानत याचिका खारिज कर दी गई और कव्वाल को जेल भेज दिया गया। वहीं जैसे ही कव्वाल जेल गया तो इसके बाद कांग्रेस के द्वारा भी टिप्पणी की गई और कांग्रेस के जिला कांग्रेस शहर कमेटी के अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू के द्वारा यह बोला गया कि जिस वक्त मंच पर कव्वाल के द्वारा देश को लेकर विवादित बयान दिए जा रहे थे, उस वक्त भाजपा के विधायक मनगवा से विधायक पंचूलाल प्रजापति मंच पर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे और जब कव्वाल के द्वारा यह बोला जा रहा था कि अगर गरीब नवाज चाह लेंगे तो हिंदुस्तान कहाँ था कहाँ है यह पता नहीं चलेगा, जिस तरह से कव्वाल के द्वारा देश को लेकर विवादित बयान दिया जा रहा था, इस पर मनगवा से भाजपा विधायक पंचूलाल प्रजापति के द्वारा तालियां बजाई जा रही थी और तालियां बजाने का साफ तौर पर यह मतलब है कि आप कव्वाल की बातों का सपोर्ट कर रहे हो, जिस पर कांग्रेस के नेताओं के द्वारा यह मांग की गई है कि अगर जब कव्वाल के ऊपर और उर्स कमेटी के ऊपर मामला पंजीबद्ध हुआ है, उसी तरह मनगवा से भाजपा विधायक जो कि मुख्य अतिथि के रूप में मंच पर मौजूद थे, उनके ऊपर भी मामला पंजीबद्ध होना चाहिए। जी बिल्कुल विजय, तमाम जानकारी के लिए साथ ही आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक लेते खबरों की, जहां पर बीते दिनों सीएम धामी ने पीडब्ल्यूडी समेत कई विभागों की समीक्षा बैठक की, जिसमें सीएम ने अधिकारियों से साफ कह दिया कि जनहित में कार्य संस्कृति और कार्य व्यवहार में अधिकारी सुधार लाएं। बता दें कि सीएम धामी ने पीएम ग्रामीण सड़क योजना की बैठक में अधूरी तैयारी पर नाराज दिखे और सीएम ने चेतावनी दी कि अधिकारी 1 सप्ताह बाद पूरी तैयारियों के साथ बैठक में प्रतिभाग करें। सीएम ने कहा कि स्टेट में सड़क और
पुलों के निर्माण कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कार्यों का निर्धारित समयावधि में पूरा करने के साथ क्वालिटी युक्त कार्यों पर फोकस करें। किसी भी कार्य की क्वालिटी को लेकर कोई शिकायत आई तो संबंधित कार्यों और एजेंसियों पर पुख्ता कार्रवाई की जाएगी। सीएम ने कहा कि जनहित में अधिकारियों को कार्य संस्कृति और कार्य व्यवहार में सुधार लाना होगा। इसके लिए पूरा सिस्टम मजबूत किया जाए। सीएम ने कहा कि प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए हम सबको मिलकर प्रयास करने हैं। प्रदेश के विकास को गति देने के लिए वे ना तो स्वयं चैन की नींद सोएंगे और ना ही अधिकारियों को सोने देंगे। तो उत्तराखंड में जब से धामी 2.0 सरकार का गठन हुआ है तब से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार एक्शन मोड में आ रहे हैं। वो अधिकारियों के ऊपर पूरी तरीके से नकेल कसने में कामयाब हो रहे हैं, तो वहीं लापरवाही बरतने पर अधिकारियों पर लगातार नकेल कसते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल तमाम अपडेट्स और जानकारी के साथ अमित चौधरी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? जिस तरीके से सीएम धामी ने जब से कुर्सी संभाली है, चाहे हम पहले कार्यकाल की बात कर लें या दूसरे कार्यकाल की बात कर लें, लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, आपको बता दूं कि उत्तराखंड राज्य में बीजेपी की सरकार बनने के बाद से ही जो धामी सरकार है वो पूरी तरीके से उनका एजेंडा साफ है। जिस तरीके से उन्होंने बैठकों का दौर जारी करके यहाँ पर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया और जो भारी शब्दों का प्रयोग किया है बैठकों के दौरान की जब तक वो कार्य नहीं होंगे तो वो ना चैन से सोएंगे ना चैन से सोने देंगे। तो ये दर्शाता है कि विकास कार्यों को लेकर के भाजपा सरकार, धामी सरकार, खुद मुख्यमंत्री कितने सजग हैं और उसको लेकर के लगातार जिस तरीके से पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार में आरोप लगते रहे कि अफसरशाही बीजेपी सरकार में हावी रहती है, उसको कहीं ना कहीं दरकिनार करने के लिए लगातार पुष्कर सिंह धामी की तरफ से कार्रवाई की जा रही है और सख्त निर्देश दिए गए हैं पुष्कर सिंह धामी जो मुख्यमंत्री हैं सुबह उनकी तरफ से कि यहाँ पर किसी प्रकार से कोताही नहीं बरती जाएगी और जो विकास कार्य होने हैं प्रदेश के अंदर, जो वायदा यहाँ पर बीजेपी सरकार कर चुकी है पूर्व में और अब उस पर कहीं ना कहीं कड़ाई से काम होगा। समय पर ऑफिस नहीं आते हैं, जनता का यहाँ पर आवाज नहीं सुनते हैं, बात नहीं सुनते हैं, काम नहीं देखते हैं, तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो साफ तौर से पुष्कर सिंह धामी अधिकारियों पे सख्ती दिखाते हुए नजर आए और जो विकास कार्य उस पर गति देने को लेकर के उनका जो जोर है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, हमें तमाम जानकारी के लिए, साथ ही आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जब से कुर्सी संभाली तब से लगातार वो एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। चलिए रुक लेते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर गुरु गोरखनाथ मंदिर के मुख्य गेट पर रविवार देर शाम सुरक्षा कर्मियों पर हुए हमले के बाद सोमवार शाम गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटनास्थल का जायजा लिया। सीएम योगी ने मंदिर में सुरक्षा को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री उस स्थान का मुआयना करने पहुंचे जहां हमला हुआ था। जानकारी के अनुसार गोरखनाथ मंदिर में हुई बैठक के दौरान मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि गोरखनाथ मंदिर न सिर्फ पूर्वी यूपी बल्कि देश दुनिया के लाखों करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। ऐसे में यहाँ किसी भी दशा में सुरक्षा व्यवस्था की कमी नहीं आनी चाहिए। उस व्यक्ति के पास से जो चीजें बरामद हुई हैं वो उन चीजों को देख के लगता है कि एक गंभीर बड़ी साजिश की तैयारी थी और इसमें जैसा कि एसीएस होम साहब ने बताया कि हम लोग इस चीज से इनकार नहीं कर सकते कि आज के डेट में कि ये आतंकी घटना नहीं थी। तत्काल इसको वहाँ एटीएस की टीम गई है। आज वहाँ एडीजी एटीएस और एडीजी एसटीएफ दोनों रवाना कर दिए गए हैं और जो शासन के मंशा है उसके बारे में एसीएस के द्वारा अलग से बताया जाएगा, लेकिन जो दस्तावेज हम लोग को अभी तक प्राप्त हुए हैं वो काफ़ी ही सनसनीखेज हैं और विवेचना के बाद से बिना विवेचना के गुणवत्ता को इफेक्ट किए हुए जो चीज़ें आपके साथ शेयर करनी होंगी हम तत्समय बताएंगे। अभी विवेचना बहुत ही प्रारंभिक स्टेज। इससे नकारा नहीं जा सकता कि ये व्यक्ति जो है
इसके तार कहीं ना कहीं से जुड़े रहे हैं। इसका जो इसके इन्वेस्टिगेशन में इससे जो है इस बिंदु पर विशेष रूप से कि आतंकी हमले की साजिश के रूप में है, इस पर भी पूरी गंभीरता से जांच की जा रही है। हमारी एटीएस इस मामले की जांच कर रही है और एसटीएफ भी इसमें सहयोग दे रही है जांच में। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 3 सिपाही थे हमारे, 2 कांस्टेबल्स हमारे पीएसी के और 1 हमारे नागरिक पुलिस के कांस्टेबल, तीनों लोगों ने जो है गेट पर ही जो है उस आदमी को रोका। उनको हालांकि गंभीर चोट 2 लोगों को लगी है। उनको जो है 5 लाख रुपए का पुरस्कार का इनाम का भी जो है घोषणा की है। इसमें अभी चूंकि जांच चल रही है तो बहुत ज्यादा डिटेल अभी नहीं बताया जाएगा, लेकिन अभी एडीजीएलओ जांच कर जो अभी उन्होंने आपको ब्रीफ किया है, आगे जैसा होगा जब भी प्रगति। तो गोरखपुर में जो घटना घटी, जिस तरीके से अल्लाहू अकबर के नारे लगाते हुए एक युवक आता है और मंदिर में उस घटना को अंजाम देता है, तो उसी को लेकर अब लगातार एक्शन किया जा रहा है। न्यायिक हिरासत में उसे भेज दिया गया है, पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। तमाम अपडेट्स और जानकारी के साथ जितेंद्र चौहान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, अभी तक इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई की गई है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए मुर्तजा, जिस तरह गोरखपुर के मंदिर में, जिस तरह गोरखपुर में जो मंदिर में घटना हुई, वो मुर्तजा जो आरोपी है उसको कहीं ना कहीं कल गिरफ्तार किया और 3 जो पुलिस के कर्मी थे उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। और साफ तौर पे जिस तरह से नारे लगाए गए, अल्लाहू अकबर के नारे लगाए गए, वो कहीं ना कहीं संदिग्ध देखते हुए उन्होंने जब पुलिसकर्मी उनको रोकने की कोशिश की तो उसको हमला भी किया गया। उसमें 3 पुलिसकर्मी घायल भी हुए और उसको वहां पर मौके पर सूचना पुलिस पहुंची और पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया। हालांकि कल एडीजीएलओ और एसीएस होम ने जो संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इसको गिरफ्तार करके इसको रिमांड में भेजा गया है। एटीएस की टीम हो और चाहे एसटीएफ की टीम, सभी सक्रिय है और इसकी जांच भी की जा रही है जाके कहां से तार जुड़े हुए हैं। क्या वाकई ये जो ये जिस तरह से गतिविधियों में शामिल रहा, वो क्या वाकई आतंकवादी गतिविधियों से संलिप्त है, मिला हुआ है, और इस तरह की तमाम अभी बातें हैं। हालांकि और कल देर रात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे, उन जो घायल जवान थे उनसे मुलाकात की और 5 लाख रुपए की जो उनको जिन्होंने बहुत बहादुरी से इसको रोकने की कोशिश की, उसके कहीं ना कहीं 5 लाख रुपए की राशि भी देने का काम किया गया। फिलहाल एटीएस की टीम लगी हुई है और उच्च अधिकारी इसकी जांच भी कर रहे हैं कि और जिस तरह के दस्तावेज कहा गया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस दस्तावेज मिला, वो थोड़े से संदिग्ध है। हालांकि उन्होंने मीडिया से शेयर नहीं किया, लेकिन इसमें दूसरा पहलू जो मुर्तजा के पिताजी है, उनके मुर्तजा के पिताजी लगातार इस बात की कह रहे हैं कि मुर्तजा की जो मानसिक स्थिति है वो ठीक नहीं है। वो पहले से ही इस तरह के जो कह सकते हैं कि मानसिक बीमार था, लेकिन कभी इसी गतिविधियों में शामिल नहीं हुआ। लेकिन अगर ऐसे क्यों किया, या हो सकता है कि मानसिक बीमारी है, उसने पर्चे भी उन्होंने कई तरह के दिखाए, मेडिकल पर्चे, और ये आईआईटी मुंबई से पढ़ा हुआ है। लगातार इसने कई नामी कंपनियों में काम भी किया है, लेकिन इसकी मानसिक स्थिति ना ठीक होने के कारण उनके पिताजी जिस तरह से कहा, इसलिए वो काम नहीं कर पाए। लेकिन वो आखिर इसने ऐसा क्यों किया, ये अभी फिलहाल अभी बहुत बड़ा सवाल है। अभी जांच की जाए, जांच के बाद साफ हो पाएगा कि आखिर बात क्या है। बिल्कुल जितेंद्र साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो जिस तरीके से गोरखपुर में घटना घटती है और अल्लाहू अकबर के नारे लगाते हुए एक युवक आता है और मंदिर के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस की सतर्कता के चलते उसे वहां घुसने नहीं दिया जाता है, उसे कब्जे में ले लिया जाता है और साथ ही अब पुलिस तमाम पहलुओं पर जांच करती हुई नजर आ रही है। कल एसीएस होम अवनीश अवस्थी और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साथ ही उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ भी गोरखपुर पहुंचे और उन्होंने घायल सिपाहियों से मुलाकात की और साथ ही उनको 5 लाख रुपए पुरस्कार राशि के तौर पर उन्हें देने की घोषणा भी की गई। फिलहाल राजधानी लाइव में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया के अहम खबरों के लिए बने रहिए एनबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।